नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ब्यूरो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ पिछले शो से अमित सेठ और मानस जायसवाल शिरकत करेंगे। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। CNBC आवाज़ पर उसके बाद हम जोड़ेंगे मैराथन ट्रेंड्स PMS के CEO अतुल सूरी, और उनसे समझेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मजबूत बना सकते हैं। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले ज़रा एक बार मार्केट का रुख करते हैं। मिड कैप ग्रीन में आया तो अच्छी खासी रिकवरी इस समय आपको मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी डे लो से अब अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी ने तो 2 बार 23,600 हिट किया 2 बार, और दोनों बार रिकवरी दिखाई यहाँ पर। और अब डे हाई पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने की। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी है। आज की स्पेस टू वॉच क्लियरली केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन और SRF आज के 2 टॉप गेनर्स। उसके अलावा IGL देखिए, IGL में इस समय 6% की तेज़ी, इंडिया मार्ट में तेज़ी, जायडस लाइफ में तेज़ी, कोलगेट में 3% की तेज़ी। वो प्राइस टारगेट हिट कर रहा है अब कोलगेट, जो आज सुबह ट्रेड ली गई थी उसमें शानदार मूव। और मन्नापुरम अब 3.5% ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये खुला था करीब 6-6.5% ऊपर, जहाँ खुला था वहीं इसने हाई बनाया और वहाँ से अब थोड़ा नीचे आता हुआ। वीरू जी हाँ, ये थी हफ्ते बाजार की समरी, और अब चलते हैं ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। और मूव्स अच्छे आ रहे हैं बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक। अमित सेठ जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, विकास सालुके और सचिन जी अपना फ्रेश जो नज़रिया है लेकर जुड़े हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। आपका जो रीडिंग है वो क्या कर रहा है? पहले 2 ट्रेड्स आपके। Good morning, Virendra ji. Good morning, Anuj ji, and good morning to all the panelists. Clearly, Nifty, I think थोड़ा सा अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है। 23,550 मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। कल की जैसे रिकवरी हुई थी, मुझे लग रहा है एक कंफर्मेशन की जरूरत है कल के स्विंग हाई के ऊपर, जो लगभग अराउंड 23,750 के आसपास है। तो ये लेवल जैसे निकल जाता है, मुझे लग रहा है मार्केट में एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग बुलिश बायस बनेगा। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बाय और डिक्लाइंस वाले। एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से अदानी एंटरप्राइजेस का सेटअप है, एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस इसने 2500 के आसपास एग्जिबिट किया है पिछले 3 दिनों से। लगातार यहाँ पर सपोर्ट नजर आते रहे। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि एक ब्रेकआउट की इसको जरूरत है। लगभग 25-50 के आसपास का एक लेवल है, वो अगर निकल जाता है तो 2700 तक की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर बिल्टअप होनी चाहिए। इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगभग अराउंड 2600 के आसपास प्लेस्ड है। तो पहला टारगेट होगा अराउंड 2600 का, एंड इस टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 2485 पे लगाना है। सेकेंड टारगेट या पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2740 का। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, वो है नाइका। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आई है, बट पिछले 3 दिनों से ये लगातार एक अच्छे आउट परफॉर्मिंग ट्रेंड में है। जिस तरीके से बिल्टअप है 170 के आसपास का एक फ्लोर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इसके 30 एंड 60 मिनट्स चार्ट्स पे। मुझे लग रहा है उसी का एक मूव अनफोल्ड होना चाहिए ऑन द हायर साइड। 182 एक ट्रेडिंग टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 194 तक की एक चाल बन सकती है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी बेटर है। 168 के स्टॉप लॉस के साथ नाइका के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा 182 का, सेकंड टारगेट होगा 194 का। ओके, तो ये इस समय कुछ ट्रेडिंग आइडियाज सचिन की तरफ से। मानस, आपने क्या पिक किया इसमें? बाय द वे, एक बार सॉरी मानस, एक बार आ रहा हूँ आपके पास। एक बार जरा इंट्राडे वापस बैंक निफ्टी का लेकर आइए, और HDFC बैंक देखिए एक बार फिर से वही दिक्कत मार्केट की, और एकदम से मेरी नज़र पड़ी HDFC बैंक पर। ये फिर मार्केट को ले गया है डे लो के काफ़ी करीब, खासतौर से बैंक निफ्टी को। मानस, सॉरी आपकी कॉल्स। जी, तो देखिए 2 स्टॉक पे सर रिकमेंडेशन है। पहला तो टाटा स्टील पे बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो टाटा स्टील के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 134.10 ₹134.10 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। ₹126 तक के टारगेट पॉसिबल है टाटा स्टील के फ्यूचर में। और दूसरा स्टॉक जो जहां पर बिकवाली करनी है वो है पॉलिसी बाजार का। यहाँ पर अब देखिए, कल ही हमने रिवर्सल देखा था, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है। तो पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2000 के ऊपर लगाएंगे और टारगेट 1850 के सेट करेंगे पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में। पॉलिसी बाजार। विकास गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स आज के।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल देख सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। टाटा कंज्यूमर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 960 के ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 948 का एक स्टॉप लॉस लगाना, ऊपर में मुझे लगता है 982 के आसपास के टारगेट टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। दूसरा भी मेरा बाय कॉल रहेगा यूपीएल। यूपीएल में भी मुझे लगता है जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है अपसाइड में 572 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है वो अराउंड 542 के आसपास का है। तो 542 का स्टॉप लॉस लगा के 572 के टारगेट के लिए यहाँ पे यूपीएल बाय करना है। और पहले वाला मेरा टाटा कंज्यूमर एक बाय कॉल है। यूपीएल 550 बाय कॉल। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, पहला रहेगा ब्रिटानिया। यहाँ पे भी 10 और 20 डे के ऊपर कैंडल कट करके कंफर्टेबली ऊपर निकल रही है। लगभग 4885 का प्राइस है, इसे बाय करें। 4830 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 4950 के। दूसरा मेरा रहेगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट भी एक डाइवर्जेंस के साथ अपना 10 और 20 डेमा रिकवर कर रहा है। लगभग 467 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रखेंगे 461 का और टारगेट्स रहेगा 480 के। ओके, आज एफएमसीजी में अच्छे खासे मूव्स हैं वैसे, और स्पॉटलाइट में भी शॉर्टलिस्ट में आए थे इनमें से काफ़ी स्टॉक्स। इसके अलावा और कहाँ पे मोमेंटम है, एक बार IEX देखते हैं। IEX हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन डे हाई पर आया ये स्टॉक, और जिस पर ट्रेड हम कैरी कर रहे हैं, हमारे मतलब पैनल के थ्रू कैरी कर रहे हैं, वो है इंडिया मार्ट। वापस डे हाई पर आया स्टॉक। अच्छे मूव्स इस समय आपको इसमें दिखाई देंगे। और एक बार कोलगेट वापस रिविजिट कर लें एक बार अमित जी के साथ। अमित जी, अब तो सारे टारगेट हिट हो गए हैं यहाँ पर कोलगेट पर। जी अनुज जी, इनफैक्ट 50 डेमा को ऑलमोस्ट टच करके आया है, तो वो एक तरह का नियर टर्म रेजिस्टेंस, एक दो दिनों का एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे प्रॉफिट मान लेना चाहिए। 200 डेमा के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है फिर यहाँ पे एक नई तेजी बनेगी। ओके, टारगेट हिट और प्रॉफिट बुक, ये इस समय आपके लिए मुहर लगती हुई यहाँ पर इस स्टॉक्स पर। अब हम बात करते हैं CNBC आवाज़ के 20 साल के जश्न में मैराथन ट्रेंड्स PMS के CEO अतुल सूरी को शामिल करते हैं, जो बाजार में 3 दशक का अनुभव रखते हैं। ना सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बीच में तालमेल बिठाना भी इन्हें खूब आता है। इनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में क्या रणनीति होगी। अतुल जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो 2025 में आपसे पहली कॉन्वर्सेशन है। वैसे मुझे याद नहीं आपसे लास्ट कॉन्वर्सेशन कब हुई थी। अरे हम मिलते रहते हैं। नहीं, आप नहीं मिलते हमसे, बट खैर चैनल पे नहीं मिलते। हाँ, anyway, वैसे पिछली बार ही तो मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर। क्या लग रहा है इस मार्केट का ट्रेंड, क्योंकि पिछले 3 महीने में काफ़ी लोगों को काफ़ी रुलाया है मार्केट ने। बिल्कुल। और काफ़ी लोग भूल गए हैं कि एक बुल मार्केट भी थी इससे पहले। बिल्कुल। आपका व्यू क्या है? देखिए, 1-1.5 साल अच्छा बुल मार्केट रहा। मार्केट इन्फिनिटी तक तो चल नहीं सकती, उसके करेक्शन आ सकते हैं। 2 किस्म के करेक्शन आते हैं, एक होता है टाइम वाइज, एक होता है प्राइस वाइज। और अगर आप देखें तो ये जो लेवल्स हैं, ये हमारे जो इलेक्शन में जो टॉप हुआ था 23,300 का, जो वोलेटिलिटी हुई थी, हम वही कहीं हैं। तो ये 3 मंथ का रेंज नहीं है, हम जो लेवल है ये मई का लेवल है। तो समझिए 6 महीने निकल गए हैं, बाजार यहाँ पे ही था। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बाजार के लीडर्स थे, जो सेक्टर्स थे, वो स्टॉक 15-20% निकल गए हैं। आपके जो डिफेंस के स्टॉक थे, PSU स्टॉक थे, PSU बैंक थे, आप देखेंगे काफ़ी सारे इंफ्रा के स्टॉक थे, रेलवे स्टॉक तो 30-30% निकल गए हैं। तो इस हिसाब से अनुज क्या हुआ है कि पिछले 6 महीने में मुझे लगता है एक करेक्टिव फेज़ हुआ है। टाइम वाइज है, 6 महीने काफ़ी टाइम होता है। 1.5 साल की तेज़ी में 6 महीने काफ़ी टाइम होता है, 1/3 टाइम करेक्शन हो जाता है। और प्राइस वाइज भी हम ऊपर से 12-15% इंडेक्स में ही घट गए हैं, और स्टॉक्स में तो 25-30% भी करेक्ट हो गए हैं। तो ये एक टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन था। तो और जो हम थोड़ा यूफोरिक था, बबल था, जो भी है, ये दोनों तरीके से एक मार्केट को कम कर देता है। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में बहुत न्यूज़ हैवी है। देखिए, 3 इवेंट है। पहला तो 20 जनवरी को ट्रंप की स्वेरिंग इन है, और वो बहुत फुल पेस एक्शन में आके अबाउट 20-22 वो डायरेक्टिव्स करने वाला है। उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस कंट्री पे, किस सेक्टर पे, तो बहुत ऊपर नीचे होगा। इसका जो इम्पैक्ट है आप ऑलरेडी डॉलर और US बॉन्ड यील्ड्स में देख सकते हैं। वो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा बाद में। दूसरा जो इवेंट है वो है हमारा बजट। 1 तारीख को बजट आएगा, उसमें भी गवर्नमेंट एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी जो
ग्लोबल जो मैक्रो है इंडिया के वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहे हैं, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, गवर्नमेंट से एक्शन एक्सपेक्टेड है। और तीसरी बात है कि कॉर्पोरेट नंबर्स, लास्ट क्वार्टर भी थोड़े कॉर्पोरेट नंबर्स अच्छे नहीं रहे और अभी भी लग रहा है डैम्प होगा। उससे क्या नरेटिव आता है, क्या गाइडेंसेस आती हैं, और ये सब 1 महीने में होने वाला है। तो उस हिसाब से वी आर हेडिंग इनटू अ वेरी न्यूज़ हैवी फेस। वोलेटाइल रहेगा मार्केट, बट मुझे लगता है कि ये जो साल रहेगा 2025 का, ये थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा डैम्प रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर बैक एंडेड। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा हो जाएगा। उस हिसाब से जो इन्वेस्टर करेक्शन का वेट कर रहे थे, जो बाय ऑन डिप्स का वेट कर रहे थे, उनको मुझे लग रहा है अगले कई महीनों में एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। चलिए इसी पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने डॉलर का जिक्र किया। पिछले साल की एक जो थीम रही थी वो थी आईटी और फार्मा। बिल्कुल। और डॉलर उनके लिए, और क्योंकि वो यूएस फेसिंग सेक्टर्स हैं और डोमेस्टिक स्लो डाउन का इतना इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पर, क्या एटलीस्ट अगर इस साल को 2 हाफ में बांटें और अगर सेकेंड हाफ में रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक तो डॉलर पर ही क्या व्यू बन रहा है, क्या हम 115 120 की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा क्या हम फिर आईटी और फार्मा में एटलीस्ट पहले 6 महीने यहाँ पर अभी भी ओवरवेट रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, डॉलर देखने का एक जो तरीका है वो है डॉलर इंडेक्स, बिकॉज वहाँ पे 2 यूरो का सबसे ज़्यादा वेटेज है, बट डॉलर इंडेक्स बहुत पावरफुल है। 107 का एक लेवल था DXY का, ये 2 साल एक रेंज में रहा। करेंसी जब रेंज में रहती है बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। जब करेंसी के कारण चिंता होती है वो एक प्रॉब्लमेटिक है। और जैसे आपने देखा कि US DXY 107 से उभरा, बड़ा अब 109 की तरफ है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत सारे दूसरे ग्लोबल एसेट क्लासेस में पड़ता है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, पैसा यूएस में जा रहा है, यूएस की जो दूसरी ज्योग्राफीज है वहाँ से पैसा निकलता है। इसलिए जो आप देखेंगे FII सेलिंग सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, ग्लोबली जो है दूसरी मार्केट से पैसा निकल के यूएस में जा रहा है। तो राइजिंग डॉलर इज़ नॉट गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। इस हिसाब से आप देखेंगे FII सेलिंग भी चल रही है, इसका इम्पैक्ट है। इससे लिंक्ड है बॉन्ड यील्ड्स। अब देखेंगे बॉन्ड यील्ड जो यूएस में 10 ईयर एक लग रहा था इन्फ्लेशन जो है 2022 के बाद नीचे आ रही है, ये ऑलमोस्ट 3.6 चली गई थी, वहाँ से अब ये वापस 4.6 है। तो ये जो है जो ट्रम्प ट्रेड है उसका एंटिसिपेशन है कि इन्फ्लेटरी होगे, उस हिसाब से पहले ही मार्केट ये फैक्टर इन कर रही है। इन दोनों बढ़ने के कारण जो आपको बात कर रहे थे 2 सेक्टर्स की, तो सही है कि आपको आईटी और फार्मा में एक अच्छा एरिया जो होगा प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये दोनों बेनिफिशरी रहेंगी उस हिसाब से। और ये आपको दिख भी रहा है, आप देखेंगे कि कंसेंसस बुलिशनेस बैंकिंग में है, लेकिन आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई या ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, जो पुश कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली आईटी। सो मेरा जो बुलिशनेस है दैट इज़ मोर इन लार्ज कैप एंड मिड कैप आईटी एंड फार्मा और हेल्थ केयर। बिकॉज प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि जो 6 मंथ्स में जो मैंने कहा कि जो लीडिंग सेक्टर से वो 10, 15, 20% नीचे है, बल्कि ये जो 2 सेक्टर हैं वो न्यू हाइज की तरफ पुश कर रहे हैं। तो इन अ राइजिंग डॉलर सिचुएशन ये 2 सेक्टर्स एक नॉर्मल लॉजिकल एरिया है टू हाइड। वीरो, जैसे अतुल जी आपने कहा कि आईटी फार्मा ये आपके 2 प्रिफर्ड स्पेस हैं, आपने डॉलर को बखूबी यहाँ पे बयां किया, FIs की सेलिंग का जिक्र किया आपने। पिछले 2 महीने से हम FIs की सेलिंग और वो जो टारगेटेड टुवर्ड्स बैंक्स, आई मीन लुक एट HDFC बैंक टुडे सर, ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ये कैसे करें आपको, यहाँ से कितना डाउन साइड लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए, बैंकिंग के बारे में 2 साल से कंसेंसस बुलिशनेस देख रहा हूँ कि भाई बैंक्स चलेंगे, क्रेडिट बढ़ेगा, रिवाइवल के लिए ज़रूरी है, वो तो बात सही है। बट अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे आपको जो लीडरशिप है वो नहीं दिख रही है। तो अब देखिए HDFC बैंक, ये एक बहुत बेलवेदर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, उसने भी थोड़े दिन पहले लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट किया, बट वो फेल हो गया। तो जो लीडरशिप सेक्टर होता है वो ऐसे बिहेव नहीं करता है। अब काफ़ी सारे दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो बल्कि काफ़ी सारे तो 52 वीक लो की तरफ चले गए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कंसेंसस बुलिशनेस और ओवरवेट बैंकिंग है, और जो मैं कह रहा हूँ पिछले 2-3 साल से है, मुझे लगता है कि अभी भी बैंकिंग का टाइम नहीं आया है। टाइम आएगा, बट फिलहाल मुझे लगता है कि सेक्टर या थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आईटी लार्ज कैप, और आईटी लार्ज कैप ज़रूरी है बिकॉज अगर आप इंडेक्स में जो वेटेजेस देखें, बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर है, बट उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज सेक्टर है वो आईटी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आईटी के कारण जो इंडेक्स है आपका
होल्ड होगा। बैंक्स पर से मुझे लगता है कि अभी भी टाइम है, उनका भी टाइम आएगा, बट फिलहाल उनका टाइम नहीं है। फिलहाल उसका टाइम नहीं है। आईटी और फार्मा ये दो महत्वपूर्ण। अच्छा सर, ये आपने आईटी फार्मा डिफेंसेस में से दोनों कवर कर लिया, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी है, बट विद इन द आई थिंक डिफेंसेस जो एफएमसीजी आते हैं मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इनके करियर का एंटायर करियर का सबसे, अगर आप देखें तीव्र पेसी, अगर आप देखें फॉल था। सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ आया मात्र 3 महीने में, सिवियर प्राइस डैमेज। निफ्टी, एफएमसीजी और एफएमसीजी स्टॉक्स की प्लेसमेंट आपको 2025 में लग कैसी रही है? तो देखिए एफएमसीजी एज अ होल में डेफिनेटली प्रेशर है, लेकिन मैं एफएमसीजी को 2 हिस्सों में बांटता हूँ। एक है पर्सनल केयर, जहाँ पे आपका साबुन तेल वाले जो धंधे हैं, और दूसरा है फूड। तो अगर आप देखेंगे एफएमसीजी फूड है, वहाँ पे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स प्ले हो रहे हैं। तो ये एक बहुत डाइवर्जेंट है। तो इसीलिए जो हम रिसर्च करते हैं, हम एफएमसीजी को सिर्फ एक ही बास्केट में नहीं डालते, बिकॉज हमने देखा है कि इसमें 2 अलग बिहेवियर हैं। जैसे मैंने कहा, पर्सनल केयर जो है वहाँ पे अभी भी कोई कंपेलिंग स्टोरी नहीं बन रही है, बट जो फूड रिलेटेड है एफएमसीजी प्लेस, वहाँ पे बहुत तेज़ी लग रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि वो एक सेक्टर है जो शॉकिंगली वहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक्स नया हाई कर रहे हैं। 2 एफएमसीजी हमें लगता है न्यू लोस कर रहा है। तो मैं एफएमसीजी को 2 हिस्से में बांट के आई एम वेरी बुलिश ऑन एफएमसीजी फूड रिलेटेड प्लेस। एफएमसीजी फूड रिलेटेड प्लेस यहाँ पर और आज यहाँ पर अच्छे मूव्स आ भी रहे हैं एक्चुअली। अगर आप देखेंगे कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं और शानदार मोमेंटम। 1% एफएमसीजी ऊपर है, लीवर, डाबर, इन सब में अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। एक बार दोनों के स्टॉक्स देखते हैं और ये देखिए लीवर का चार्ट देखिए, इंट्राडे में 2% ऊपर, डाबर यहाँ पर भी अच्छे मोमेंटम दिखाई देंगे आपको। आज केमिकल स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है और ये काफ़ी समय से, जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ है तब से इन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक चाइना प्लस वन थीम को मार्केट शायद पकड़ के चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यू होगा क्या, क्योंकि ये स्टॉक्स ने काफ़ी समय से पैसा नहीं बना के। बिल्कुल, ये एक्चुअली एक डार्लिंग थीम था। कोविड के बाद ये 2 साल में ये चाइना प्लस वन की सबसे बड़ी थी। 40-50 गुना स्टॉक्स हुए थे कुछ। और इसमें क्या स्टोरी बन रही थी कि आईटी के बाद हम इंडिया का नेक्स्ट बड़ा था स्टोरी, वो एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल थी, और 2 साल में लोग भूल भी गए। तो ये है हमारी मार्केट की जो बोलते हैं थीमेटिक थॉट प्रोसेस। बट उस हिसाब से ये सेक्टर, ये स्टॉक्स में काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन निकाला है। ऑफ कोर्स थोड़ा रेफ्रिजरेशन गैस प्राइसेस के कारण थोड़ा बम्प अप हुआ है, बट मुझे लगता है कि अनुज के इनको एक सेक्युलर ट्रेंड बनाने के लिए टाइम लगेगा। इन द सेंस कि हमको यस आज बाउंस हुआ है, ये रीटेस्ट करेंगे, करेक्शन करेंगे, कैसा प्ले होता है, कैसा वॉल्यूम होता है, एज अ लार्जर टर्म ट्रेंड आई थिंक थोड़ा इसको टाइम लगेगा। आज एक 1 डे प्राइस एक्शन हुआ है, न्यूज़ बेस्ड हुआ है, बट टू मेक इट अ बिगर स्टोरी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टू मेक इट अ बिगर स्टोरी इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ से फिर स्टोरीज आप क्या क्या बैक कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आईटी फार्मा की हमने बात कर ली और कुछ हद तक एफएमसीजी, इस साल पैसा बनेगा कैसे फिर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टाइम करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि फर्स्ट हाफ टफ है, सेकंड हाफ बिल्कुल ईजी है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मौके होंगे फिर? मेरे हिसाब से कि इनको जो है कि ये जो साल रहेगा इसमें काफ़ी सारा एक डाइवर्जेंट ट्रेंड रहेगा। जैसे मैंने एफएमसीजी की बात बताई कि एफएमसीजी सेक्टर में भी आधे स्टॉक स्टफर कर रहे हैं, आधे अच्छे कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर चीज़ को थोड़ा और ग्रैन्युलरली देखना पड़ेगा। जैसे मैं छोटा सा सेक्टर है होटल्स, अब होटल्स एक स्टॉक है या सेक्टर है, हमने देखना ही बंद कर दिया था, बट आप देखेंगे कि कितना काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन है। आज भी आप अगर ट्रैवल करें तो आपको कहीं पे होटल खाली या रेट डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा। 3 स्टार होटल मैंने कल एक बुक किया है एक वीकेंड के लिए और 14,000 पर नाइट, 3 स्टार। ये ताज का रेट होता था। हाँ एग्जैक्टली, ताज का रेट होता था कई साल पहले। तो इस हिसाब से क्या है, ऐसे थीमेटिक जो प्लेस हैं वहाँ पे बेट करना पड़ेगा। अब वैसे ही देखिए आप, जैसे आप जो हमारी कैपिटल इंडस्ट्री है, कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड इंडस्ट्री है, ठीक है, अभी थोड़ा ब्रोकिंग में वॉल्यूम कम हुआ है ड्यू टू ऑप्शंस एटसेट्रा, बट यहाँ भी आप देखेंगे थीमेटिक सेक्युलर ट्रेंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे थीमेटिक प्लेस हैं, डिजिटल प्लेस हैं जो है, ठीक है, आज 1-2 दिन करेक्ट हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अनुज ऐसे जो है थीमेटिक प्लेस हों, उस हिसाब से आई फील वन कैन प्ले। और क्या होता है कि हर सेक्टर या इकोनॉमी में एक रोटेशन होती है। ये सेक्टर्स बहुत छोटे थे, बट जैसे टाइम पास होगा ये बड़े होते जाएंगे। तो ये जो ऐसे उभरते सेक्टर हैं या जो थीमेटिक प्लेस हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है खेला पड़ेगा। एफएमसीजी फूड है,
अब देखिए जो डिस्क्रिशनरी साइड है, आप अपने घर में ही देख लीजिए कितनी बार आप ऐप पे ऑर्डर करते हो। पहले होता था कि भाई, जैसे मैं कल किसी बता रहा था कि हफ्ते में एक बार लोग बाहर जाते थे बाहर का खाना खाने, एक हमारा बचपन में ऐसा ज़माना होता था। आज रोज़ ज़ेप्टो या स्विगी का कोई ऑर्डर आता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये थीमेटिक और सेक्टर्स पे इफेक्ट होगा। हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। अच्छा सर, ये क्योंकि बजट बहुत नज़दीक है, एक सेक्टर पे प्रश्न न पूछूं तो बेमानी होगा। वो हम सब बजट स्पीच में उस कैपेक्स की फिगर का इंतज़ार करते हैं, बट इस बार प्राइस डैमेज इस पूरे स्पेस में कैपिटल गुड्स में काफ़ी सीवियर हुआ भी है। एंड मोर स्पेशली आई थिंक रादर देन L&T, आप कमिंस को देखिए, सिमेंस को देखिए, ABB को देखिए, प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर में है। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मुझे ये सेक्टर बहुत पसंद है। ये बात आपकी सही है कि फ़िलहाल जो पिछले 3-4 महीने में इनमें करेक्शन हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि अगर ये जो बुल मार्केट है, इसकी अगर लीडरशिप जो है, अगर कोई सेक्टर या थीम, हर सेक्टर एक थीम, एक लीडरशिप होती है, मुझे लगता है कि इसमें कैपिटल गुड्स वो एक थीम है। सही बात है, जैसे आपने बताया कि पिछले 3-4 महीनों में इनमें करेक्शन हुआ है, ज़्यादा पैसा नहीं बना है, बट मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली द सिंगल लार्जेस्ट सेक्युलर ऑन अ मल्टी ईयर टाइम फ्रेम इज़ कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा। तो मुझे लगता है कि इनमें होल्ड किया जाए। अगर आप अंडर इन्वेस्टेड हैं, तो जहाँ भी ये करेक्शंस आए हैं, 20% इनमें करेक्शन आ चुके हैं, आई थिंक दिस मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। बिकॉज जो इंडिया की स्टोरी है, जो गवर्नमेंट पुश है, जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग है, दिस इज़ इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका जो इम्पैक्ट है वो इस सेक्टर पे पड़ेगा। थोड़ा स्लो डाउन हुआ है इलेक्शंस के कारण स्पेंडिंग में, इसीलिए इनमें करेक्शन आया है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज़ सेंसिटिव टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा बैक एंडेड एक्सपेंडिचर आएगा, जैसे इनका ऑर्डर्स फ्लोज आएगा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी रिकवर कर देंगे। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग। आई एग्री के लास्ट 3 to 4 months में इनमें ज़्यादा पैसा नहीं बना, बट आई फील दैट दिस करेक्शन जो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो प्ले, ये एक बहुत बड़ा थीम मुझे लगता है। अच्छा सर, ये हमेशा एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो सुसज्जित जिसे कहते हैं, डिसेंटली प्लेस्ड, उसमें कमोडिटीज़ का भी एक अंश होता है। 2025 के लिए कमोडिटीज़ पर अगर मैं फोकस करना चाहूँ या फिर अपने पोर्टफोलियो का सर्टेन पोर्शन कमोडिटीज़ को डेडिकेट करना चाहूँ, क्या बेटर है लेना? मेटल्स इस वक्त आपको क्या व्यू है उस पर, फेरस, नॉन फेरस, या फिर सीधे गोल्ड पे ही फोकस करें? कमोडिटीज़ एक बहुत सिक्लिकल प्ले है और बहुत फास्ट प्ले है। जब मैं कमोडिटीज़ खेलता हूँ, मैं एक अंडरलाइन कमोडिटी को देखता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है कि जो अंडरलाइन कमोडिटी है उसमें प्राइस बढ़ता है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप समझिए एल्यूमिनियम खेल रहे हैं, अगर आप जिंक खेल रहे हैं, जैसे जैसे प्लेज हैं, आयरन ओर खेल रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा आपको ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उनके साइकिल सही कॉल कर पाएँ तो आप उनका जो इफ़ेक्ट है इन स्टॉक्स में आएगा। फ़िलहाल उनमें ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रेंड कमोडिटीज़ में नहीं दिख रहा है। तो एज अ कमोडिटी जो सबसे बुलिश ट्रेंड है वो है गोल्ड। सो अगर आप खेलना चाहें कमोडिटीज़, शायद इक्विटी में मुश्किल होगा डायरेक्ट गोल्ड प्ले में, तो आप अंडरलाइंग जो कमोडिटी गोल्ड में ही खेल पाएंगे। और कभी अगर गोल्ड सस्टेन हुआ, सिल्वर एक काफ़ी रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है कंपेयर टू गोल्ड, तो कभी उसमें भी कैचअप ट्रेड आ सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सरल ट्रेड है, बहुत सिंपल ट्रेड है और कम वोलेटाइल है। सो अगर मुझे कमोडिटीज़ खेलना है, मैं अवश्य स्टॉक्स में खेलूँगा, बट उसके लिए मुझे अंडरलाइंग उनके जो कमोडिटीज़ में एक्शन है जो नहीं दिख रहा है। तो माय प्रेफरेंस वुड बी गोल्ड, एंड अगर अपॉर्चुनिस्टिक ब्रेकआउट ट्रेड्स आएँ तो शायद सिल्वर में भी पैसा जल्दी बन सकता है। ओके, गोल्ड और सिल्वर। चलिए इस गोल्डन नोट पर इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करेंगे। फिर राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आपको 2025 के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। चलिए अब मार्केट को रिविजिट करते हैं। एक बार रिकवरी आई लो से वापस, लेकिन अच्छा थोड़ा कूल ऑफ है नवीन और SRF में इंट्राडे। लेकिन जैसे मैं जो कह रहा था कि चार्ट्स में और F&O डेटा में कई बार ताकत होती है कुछ ऐसे बड़े मूव्स प्रेडिक्ट करने की। देखिए CNBC आवाज़ पर क्या कवरेज रही है पिछले 2-3 दिन में। SRF का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये SRF का डेली चार्ट इस समय काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, लेकिन एक डबल बॉटम के करीब इसने एक साइन बनाए यहाँ पर, और थोड़े से रिकवरी आपको टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पर नज़र आएगी। स्टॉक का नाम है SRF। यहाँ पर तेजी है, बिल्कुल ऐसी जगह पर यहाँ मेक और ब्रेक्स हो, लेकिन लगता है मेक हो जाएगी।
केमिकल बास्केट में SRF की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कल अपना लास्ट ईयर एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज छुआ। अब अगर ये 2360-70 के ऊपर स्टेबल हो, सस्टेन करे, तो ये पॉसिबली एक आई थिंक तेजी दिखाएगा। दो बड़े यूएस मार्केट के एक्सपोर्टर्स SRF और नवीन फ्लोरिन के पास बहुत बड़ी कैपेसिटीज R32 और वो R125 गैसेस की लगी हुई है। इक्विरियस के हिसाब से $1 प्रति केजी अगर R32 के दाम बढ़ते हैं तो ये SRF के एबिटा को 260 करोड़ से सुधारता है। पहले हमने SRF मेंशन किया था स्पॉटलाइट में, अब तब हमको ये नहीं पता था कि ऐसी न्यूज़ आ जाएगी कोई, लेकिन ये अब स्टॉक करीब 10% ऊपर है। बिल्कुल 10% ऊपर SRF और अभी भी 11.5% ऊपर ट्रेड में ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। क्विकली एक बार इसको रिविजिट करते हैं यतिन के साथ। यतिन, जिन्होंने मिस किया उनको एक बार जरा बता दीजिए क्यों ऊपर है। बिल्कुल, और SRF और नवीन फ्लोरिन की बात करें जो कंपनियां रेफ्रिजरेंट गैस बनाती हैं, इनके दामों में यूएस में एक बड़ा उछाल देखा गया है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के चलते। R32 और R125 ये दो रेफ्रिजरेंट गैसेस के दाम में एक बड़ा उछाल देखा है 200% तक, यानी $4 से $5 प्रति केजी आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एयर कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेशन में जो गैसेस का इस्तेमाल होता है, यहाँ एक टेम्पररी ब्लिप यूएस मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है। और अगर हम करंट प्राइस हाइक की बात करें तो ये SRF का एबिटा लगभग 1000 करोड़ से सुधार सकता है और करीब 300 करोड़ का एबिटा इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे नवीन फ्लोरिन के लिए हो सकता है। हालांकि जो प्राइस की सस्टेनेबिलिटी है इस पे जो है नज़र बनी रहेगी, लेकिन अगर हम देखें करंट कैपेसिटी में तो नवीन फ्लोरिन के पास लगभग 30,000 टन R32 और नवीन फ्लोरिन के पास लगभग 9,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, जिसके कारण जो यूएस का एक्सपोर्ट मार्केट है ये दो प्लेयर से डोमिनेटेड है और दोनों ही शेयर में आप 10 से 11% का अभी उछाल देख रहे हैं। बिल्कुल 10 से 11% का उछाल आप आज देख रहे हैं SRF और नवीन फ्लोरिन में। शुक्रिया आप यतिन। जैसे हम कह रहे थे ये 2-3 दिन से रेडार पे था, आज सुबह वीरू की टीम में भी केमिकल स्टॉक्स काफ़ी फ्लेवर में थे। चलिए वीरू और मैं अब आपसे यहाँ पर बोलेंगे गुड बाय और अगले शो की हम तैयारी करेंगे। और आज ट्रेडर्स हॉटलाइन श्रेया की जिम्मे है, तो इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।